गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या लास्ट में था? इंडिया रसिया क्या था? ओल्ड इज गोल्ड। तो अगर हम देखें कि वाई ओल्ड इज गोल्ड, तो पहला अगर देखें, इंडिया रसिया के बीच में, और रसिया जैस मेजर पावर, रूस एक महाशक्ति है। इंडिया रसिया के बीच में हितों का बड़ा जबरदस्त कन्वर्जेंस है, यानी दोनों के हित एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री रखते हैं। तो इंडिया रसिया में अब देखें तो पहला कोई डिस्प्यूट नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट। इंडिया रसिया के बीच में ऐसे कोई मामले नहीं है। एंड वाई ओल्ड इज गोल्ड? बिकॉज पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो वाई ओल्ड इज गोल्ड, तो पहला कारण है सामरिक सहभागिता है। हाँ, ये बात अलग है कि नाउ रिलेशंस आर मोर प्रेगमेटिक देन आइडियोलॉजिकल। तो संबंध ज्यादा प्रेगमेटिक है, आइडियोलॉजिकल नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसका मतलब है कि दोनों के सिक्योरिटी थ्रेट्स एक ही जैसे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप देखेंगे, टेक्नोलॉजिकली, यानी मेक इंडिया प्रोग्राम में रसिया जो ऑलवेज सपोर्टिंग इंडिया। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दूसरा डिफेंस पार्टनरशिप, सैन्य सहयोग है। इंडिया और रसिया के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस कोऑपरेशन है, और कहा जाता है कि पूरी इंडियन आर्मी नाउ इट्स डिपेंडेंट ओवर रसिया। आप देखेंगे, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों है? क्योंकि बोथ आर लुकिंग द स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया पे बोथ आर हैविंग देयर कॉमन अप्रोच। यानी इंडिया का अगर सेंट्रल एशिया में पहुंच बढ़ती है, इट इज नॉट अ थ्रेट फॉर रशिया। ये रूस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जबकि अमेरिका की पहुंच सेंट्रल एशिया में आती है, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर रसिया। इंडिया एंड रसिया, जैसे आप देखेंगे कि रसिया ऑलवेज सपोर्ट द कश्मीर एंड इंडिया इज नॉट अगेंस्ट द रसिया फॉर क्रीमिया। भारत ने क्रीमिया के मुद्दे पर रसिया की आलोचना कभी नहीं की। दैट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बल्कि भारत ने उस मुद्दे पे आलोचना रसिया की नहीं की, और सेंट्रल एशिया देखेंगे, इट इज न्यू एरिया, तो इसीलिए इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एससीओ। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एससीओ, संघाई सहयोग संगठन का मेंबर है। और आज भी आप देखेंगे कि इंडिया रसिया की एक भी अप्रोच अपोजिट नहीं है। डोकलाम क्राइसिस पे रसिया डिडंट सपोर्ट चाइना। डोकलाम क्राइसिस पे रसिया न्यूट्रल हो गया, उसने चीन को सपोर्ट नहीं किया। उसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया रसिया वाई ओल्ड इज गोल्ड, तो आप देखेंगे कि, यानी आप देखिए, शीर्षक भले बदल जाए लेकिन बेसिक इशूज एक ही रहते हैं। और अब इसमें भी जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनओ में टेररिज्म के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुद्दे पर, यानी ऑलमोस्ट ऑल द ग्लोबल इशूज एंड बोथ आर सपोर्टिंग ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। दोनों मानते हैं कि दुनिया दो ध्रुवी होनी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि इन डेज टू कम, आप देखेंगे, रसिया इज इमर्जिंग एज ए एनर्जी सुपर पावर।
तो रसिया में भी इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। अब किसी चीज को कंपैरिजन कैसे लिखते हैं? देखिए यार, मैं एग्जांपल आपको बता दें हाउ इट बिकम्स कंपैरिजन, हाउ इट बिकम्स कंपैरेटिव। तो एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमारी ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहे, पहला, न तो एक देश पर हम डिपेंडेंट होने पाए न एक सोर्स पे। वी शुड नीदर डिपेंडेंट ओवर वन सोर्स और वी शुड नॉट डिपेंडेंट ओवर वन कंट्री। अभी क्या है कि वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट एशिया। ईरान क्राइसिस आ रही है, इस वजह से अगर अमेरिका ईरान को रिस्ट्रिक्ट करता है तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ओवर इंडिया टू, तो इंडिया के ऊपर फर्क आएगा। इस वजह से आप देखेंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी के मामले पर रसिया में भी अ न्यू ऑल्टरनेटिव फॉर इंडिया, चाहे वो सेंट्रल एशिया से टापी हो। और रसिया इज ए सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस। तेल और गैस के उत्पादन के मामले में रसिया तो सुपर पावर है दुनिया का। और आने वाले समय में इंडिया नीड्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रनिंग इट्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अगर भारत को अपना मेक इंडिया कार्यक्रम चलाए रखना है तो वी नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। तो आप देखेंगे ये सारे कारण हैं जिन वजहों से, यानी इंडिया और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ इश्यूज पर डिफरेंसेस हो जाए, देर में भी कि अफगानिस्तान के इशू पे थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के मुद्दे पे थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं, क्योंकि रसिया का मानना तालिबान इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अफगानिस्तान, लेकिन इंडिया ऐसा मानता है कि तालिबान इज ऑल्सो प्रॉब्लम। लेकिन आने वाले समय में इंडिया का अप्रोच भी तालिबान को लेकर चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर सारे देश ये मान रहे हैं कि तालिबान को पार्ट लेके आप रसिया की समस्या को हल करिए, तो इंडिया भी उसके साथ में आ सकता है। ईरान को आप देखेंगे, रशियन फॉरेन पॉलिसी हैज नेवर बीन द इंटरवेंशनिस्ट। वो अमेरिका की तरह हस्तक्षेपवादी नहीं है, अमेरिका की तरह वो इंटरवीन नहीं करता। आप देखेंगे हर मुद्दे पर इंडिया रशिया के बीच में संबंध अच्छे हैं, इसे दे आर, अब आप ये कह सकते हैं, कई बार इसी बात कहा जाता है, दे आर नेचुरल पार्टनर, दे आर नेचुरल एलाई, ये प्राकृतिक सहयोगी हैं। तो आप कह सकते हैं नेचुरल एलाई, कह सकते हैं ओल्ड इज गोल्ड, कह सकते हैं, उसको कई तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं, इशूज एक जैसे होते हैं, इशूज एक जैसे होते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे, और इसी इशूज को और आगे बढ़ाना हो तो कैसे? अब अगर इसको लिखवाने की बात करें तो हम वही फिर बात आती घूम के, तो जबकि सारी बात तो आपके नोट्स में लिखी है, बुक में सब लिखी है कि इशूज क्या है। अब आपको ये मैनेज करना है कैसे हम उसको लिखें, शब्द सीमा के भीतर कैसे लिख लें, और बेसिक टर्म्स का यूज कैसे बार बार करें। इसे जब भी आप बुक पढ़ें तो हमेशा की टर्म्स को, हमेशा की टर्म्स क्या है, हर बात को लिखना आवश्यक नहीं है। और पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका ये होता है, पेपर पढ़िए, बुक पढ़िए, तो उसमें की इशूज आपके पास हो, अच्छा ये मेन इशूज हैं जो हम लिखेंगे, बाकी सब तो कॉन्टेक्स्ट होता है। अब अगला है, इंडिया रसिया के बीच में कहां कहां पे थोड़े से डिफरेंसेस हैं, हमें के कॉन्फ्लिक्ट है, ओरिएंटेशन का अंतर कहां पे है। तो अगला हेडिंग है, वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन। इंडिया रशिया के बीच, और वो शायद हमने पहले भी आपको बता रखा है, तो ऐसा नहीं कि डिफरेंसेस इन ओरिएंटेशन यहीं से हमने शुरुआत ही की थी, तो थोड़ा सा दृष्टिकोण में अभी अंतर कैसे आ रहा है। तो अब देखेंगे रसिया के ओरिएंटेशन में जो थोड़ा चेंज है, और ये ओरिएंटेशन में अंतर तब हमें दिखता है जब आजादी के बाद, किसका मोबाइल है यार, इसको तो कौन, आवाज तो आगे से आ रही है, तो आप कोई मोबाइल अपने पास रखो, या स्विच ऑफ कर दो। अब बजने से तो जो जो चिल्ला रहा है, हूँ कर रहा है, वेरी इरिटेटिंग वॉइस।
कमाल की बात है, आपका मोबाइल आपको ही नहीं पता है किसका मोबाइल बज रहा है। तब देखेंगे रसिया और इंडिया को ओरिएंटेशन में कहां पे डिफरेंस आ रहा है। रसिया, फॉर रसिया चाइना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ रसिया। इंडिया, इंडिया फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर इज यूएस। यहां पर ओरिएंटेशन का डिफरेंस आ रहा है। अभी ओरिएंटेशन का अंतर आ रहा है, जो शायद 1971 के पहले नहीं था या कोल्ड वॉर में पहले नहीं था। तो नाउ फॉर रसिया चाइना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर, और फॉर इंडिया क्या है, यूएस। आपने देखा होगा आज की न्यूज है, अपाचे हेलीकॉप्टर कहां से आया। दिस इज न्यू शिफ्टिंग ट्रेंड फॉर इंडिया। और अब देखेंगे पिछले, वैसे तो पूरी लार्जेस्ट आर्म सप्लाई अभी भी रसिया की है, लेकिन अमेरिका से अब पिछले 3 साल में अमेरिका से जितनी बड़ी मात्रा में आर्म्स की परचेज हमने की है वो रसिया से नहीं है। और आपको पता है MI-30 अपाचे किसको रिप्लेस कर रहा है। भाई अपाचे है तो कौन सा हेलीकॉप्टर रिप्लेस हो रहा है। मिग हेलीकॉप्टर थोड़ी है, मिग एयरक्राफ्ट है। तो आपको याद दें, जीएस के स्टूडेंट को ये सब जो डायनेमिज्म है वो बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ मुझे प्रीलिम्स वगैरह में क्या होता है, आईएएस के प्रीलिम्स तो इसी कितने आप अवेयर हैं। और मैं तो पॉलिटी आईआर की कोई घटना मेरे लिए बहुत सेंसिटिव होती है, और आप तो इकोनॉमी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। अगर आप इतने सेंसिटिव अवेयर हैं तो आईएएस में पीटी बिना पढ़े आपका पास हो जाएगा, क्योंकि परंपरागत चीजें पूछते ही नहीं हो। एकदम लेटेस्ट क्या चल रहा है उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। अब 1857 क्रम थोड़ी पूछेगा वो। हाँ, जो हिस्ट्री का हो सकता है बेसिक बात है पूछ ले। तो आपको बहुत अवेयर होना चाहिए। अबे हिस्ट्री में तो बेसिक पूछ ही लेगा वो, लेकिन कहने का मतलब है कि अब आप उसकी भावना नहीं समझ रहे हैं, बस काउंटर कर रहे हैं, पूछता है। यही 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 भावनापन है जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो आप नहीं समझ रहे हैं। इसलिए MI-35 को रिप्लेस करेगा, और MI-35 वॉज फ्रॉम रसिया। तो अपने आप में अपाचे आ रहा है, MI-35 रिप्लेस हो रहा है। तो आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए, जैसे पॉलिटी में, अगर पॉलिटी में कोई विषय आता है, अमेंडमेंट आता है, तुरंत हमारा ध्यान उधर जाएगा, कौन सा बिल आया, कौन सा अमेंडमेंट हो रहा है। तो और हमारा ओरिएंटेशन उधर जाना ही चाहिए। अगर हम विषय के स्टूडेंट है तो आपका हर विषय पर ओरिएंटेशन जाना चाहिए। तो अब देखेंगे कि चाइना, तो ये बड़ा डिफरेंस आता है। और ये भी बात है कि चाइना इज अ मेजर थ्रेट फॉर इंडिया, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। दूसरा देखेंगे रसिया का ओरिएंटेशन जो आगे बढ़ रहा है वो किस तरफ है, वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान के समय उसने उस समय सैनिक अभ्यास किया जिस समय हम पठानकोट आतंकी हमले के बाद इंडिया वॉज लुकिंग फॉर द आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। ये विकास सबको बैग बाहर कर दो, विकास बैग बाहर कर दो, ये बैग बाहर कर दो, ये बैग दोनों बैग बाहर कर दो। चलो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबका बैग बाहर कर दो। साइलेंट पे ही तो आवाज आती है, वाइब्रेशन पे रखना नहीं चाह रहे, को साइलेंट कर दो यार आप। सबका बैग बाहर कर दो। उसमें चेक कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट सामान सब निकाल लेना। कमाल की बात है, इतने जिम्मेदार आप लोग नागरिक होके ये नहीं पता चल रहा कितना रिपीटेड मोबाइल बज रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या। ओ माय गॉड, क्या है। तो जो बात,
एक एग्जाम्पल मैं बार बार बताता हूँ। जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपका मोबाइल लेने के लिए 2-3 लोग आपके असिस्टेंट रहेंगे। तो आप देख लीजिए कि मोबाइल ढोना है, ढोना आप अगर इन सब चीजें थोड़ा क्लास में मोबाइल इतना कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है यार आपका? क्या करें? अच्छा, संडे को इंपॉर्टेंट मैसेज आता है? ओ माय गॉड। अच्छा, मुझे नहीं पता आपका इंपॉर्टेंट मैसेज आता है। अच्छा, ये बात मुझे पता है। तो रसिया ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया है। और अब देखेंगे, और जबकि इंडिया वांट टू आइसोलेट पाकिस्तान ओवर टेररिज्म, उस समय पठानकोट आतंकी हमले के बाद जब भारत पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश कर रहा था, तो रसिया ने उसी समय पाकिस्तान के साथ पहला सैनिक अभ्यास किया। देयर इज डिफरेंस ऑफ ओरिएंटेशन। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, नाउ रसिया इज मोर। अब देख, कुछ ऐसे ग्लोबल इश्यूज हैं जहां इंडिया और रसिया के बीच में डिफरेंसेस हैं, हम ये कहेंगे डिस्प्यूट है। इंडिया और रसिया के बीच में डिफरेंसेस हैं। जैसे आप देखेंगे, साउथ चाइना सी के मुद्दे पर रसिया इज इन फेवर विद चाइना। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर रसिया चीन को सपोर्ट कर रहा है, और रसिया मान रहा है कि नो, चाइना इज राइट। चाइना, साउथ चाइना सी इज बिलोंग टू चाइनीज टेरिटोरियल क्लेम। तो साउथ चाइना सी के मुद्दे पे चाइना मानता है कि जो 9 डैश लाइन है वो हमारी रेखा है, जबकि बाकी उसके मेंबर उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बाकी मेंबर कहना है कि नहीं, उसकी रेखा नहीं है। जबकि आप देखेंगे, साउथ चाइना सी के मुद्दे पर इंडिया बार बार कहता है कि फ्री एंड इनक्लूसिव नेविगेशन, मुक्त और सर्वसमावेशी संचार होनी चाहिए। और उसमें तो आप देखेंगे कि नाउ इंडिया उसी के मामले पर इंडो पैसिफिक और क्वाड में शामिल है। और अगर देखेंगे, इंडो पैसिफिक की पॉलिसी भी है कि साउथ चाइना सी में चाइना मुक्त और सर्वसमावेशी समुद्री संचार मार्ग को रोक रहा है। देयर इज सम इंटरनेशनल लॉ, देयर इज अन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉर्ड सी। तो अन क्लॉज का उल्लंघन होना चाहिए। इसका मतलब कई लोग तो इस तरीके से बात को दिखाते हैं कि नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि एक तरफ इंडो पैसिफिक क्वाड है और एक तरफ इंडिया, यूएस एंड जापान है, और दूसरी तरफ रसिया, चाइना एंड पाकिस्तान है। कई बात लोग इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, कहते हैं कि नाउ वी आर इन फैक्ट एंटरिंग इनटू बाइपोलर वर्ल्ड। तो एक तरफ तो इधर कई लोग इस बात को इस तरीके से बताते हैं कि यूएस प्लस इंडिया प्लस जापान इधर आ रहे हैं, और इधर आ जा रहा है रसिया प्लस है, और एक तरफ इंडिया, यूएस एंड जापान है, और दूसरी तरफ रसिया, चाइना एंड पाकिस्तान है। कई बात लोग इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, कहते हैं कि नाउ वी आर इन फैक्ट एंटरिंग इनटू बाइपोलर वर्ल्ड। तो एक तरफ तो इधर कई लोग इस बात को इस तरीके से बताते हैं कि यूएस प्लस इंडिया प्लस जापान इधर आ रहे हैं, और इधर आ जा रहा है रसिया प्लस चाइना प्लस पाकिस्तान। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दीज आर द डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो इंडिया रसिया के रिलेशन चल पाए उसमें थोड़े प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं तो डिफरेंशिएशन दिखता ही है। तो आप देखेंगे ये ओरिएंटेशन का डिफरेंसेस है, लेकिन हमने फिर कहा इसका जस्टिफिकेशन आप कैसे दे सकते हैं? बिकॉज वी आर लिविंग इन एज ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड। हम शीत युद्ध के बाद की दुनिया में रह रहे हैं, इस वजह से ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी होना स्वाभाविक है। हम पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड में रह रहे हैं, इस वजह से आजकल संबंध ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ प्रैग्मेटिक रिलेशन। कोल्ड वॉर में क्या होता था, जो हमारा दोस्त है वो अपोजिट साइड में नहीं होता था। आजकल तो सही मायने में
कौन साथ में है, कौन अपोजिशन में है, ये कहना बड़ा ही कठिन है। तो इतने डिफरेंसेस के बावजूद जो मैंने कॉमनिटी बताई है वहां पे तो सहयोग वही है। इतने डिफरेंसेस हैं, उसके बाद है कॉमनिटी के मुद्दे पे कोऑपरेशन है। लेकिन अगर हम अगर आगे देखें कि क्यों ये बातें, अब आप देखेंगे बड़ा प्रैग्मेटिक रिलेशन है। तो ऐसा लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि नाउ वी आर मोर टिल्टिंग इन फेवर ऑफ यूएस। और कैसे है, अमेरिका के साथ हमारा जो व्यापार है इट इज मोर देन $124 बिलियन, रसिया के साथ इट इज ओनली 10। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। आज की डेट में हमारे स्टूडेंट अमेरिका में ज्यादा संख्या में पढ़ रहे हैं, और एक जमाना था सारे हमारे स्टूडेंट कहां पढ़ते थे, रसिया में, वो नहीं है। आज की डेट में हमारे मोर देन 60 लाख पीपल्स आर इन यूएस। 60 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिका में पढ़ रहे हैं, रसिया में नहीं जा रहे हैं। 60 लाख से ज्यादा वहां पे डायस्पोरा के रूप में है। आज की डेट में सबसे ज्यादा हमें जो पैसा मिल रहा है एनआरआई से, उधर से आ रहा है। ये बड़ा स्पष्ट चेंज है। इसीलिए आज अमेरिका हमारा ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के फैक्ट है, वो हमारा मानना नहीं होता। हमने आंकड़े आपको बता दिए। यानी एक डिफेंस को छोड़ दीजिए, ट्रेड के मामले में डिफेंस को छोड़ दीजिए तो ऐसा लगता है कि इंडिया और रशिया के बीच में कोई बात बहुत स्ट्रांग नहीं है जो जोड़ दे संबंधों को। लेकिन हमने फिर कहा हर देश का अपना महत्व होता है। रसिया परमाणु शक्ति संपन्न देश है, मेजर देश है, स्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का, और इस वजह से रसिया आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन झुकाव सीधा किस तरफ जा रहा है, यूएस की तरफ। लेकिन हमने आपको बता दिया है फॉरेन पॉलिसी में हम यूएस अलग से देखेंगे। अगर एक ही देश पे डिपेंडेंट हो गए तो अमेरिका भी तो कल हथियारों की सप्लाई रोक सकता है। पहला ऐसा कर भी चुका है। 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद यूरेनियम की सप्लाई किसने रोक रखी थी, यूएस ने। इसलिए हम किसी एक देश पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होते। और जो लोग इस तरीके के क्वेश्चन बना रहे हैं दे आर लिविंग इन द ईरा ऑफ कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। तो हम शीत युद्ध के जमाने की बात करेंगे तो हमें ऐसी दुनिया दिखेगी। आज की दुनिया शीत युद्ध के जमाने की नहीं है, इसलिए रिलेशंस आर मोर प्रैग्मेटिक। और प्रैग्मेटिक कहाँ है देखिए, अब जरा देखिए RIC, रसिया इंडिया चाइना। तो सवाल यह है कि रसिया और चाइना के साथ जाने को हम अपने खिलाफ क्यों मानते हैं। अभी ब्रिक्स की बैठक हो रही थी। ब्रिक्स की बैठक में रसिया के दबाव के कारण चीन ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को सपोर्ट किया। अब ये देखिए, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम NSG की मेंबरशिप में चाहिए। NSG में रसिया हमारा सपोर्ट कर रहा है, चीन सपोर्ट नहीं कर रहा है। नजरिया पहला ये है कि रसिया और चीन एक साथ जाएंगे तो हमेशा हमारे खिलाफ होगा। तरीका दूसरा ये है कि रसिया हमारा शुरू से दोस्त रहा है, ट्रस्टेड लाई है, विश्वसनीय सहयोगी है, ओल्ड इज गोल्ड है, रिलायबल पार्टनर है, जो भी कह लीजिए। तो क्यों ना रसिया का प्रयोग करते हुए हम चाइना को अपने फेवर में कर लें। एक ही चीज को दो तरीके से व्याख्या की जा सकती है। इस वजह से माना जाता है कि नहीं, आजकल रसिया, इंडिया, चाइना दे आर कमिंग टुगेदर, FCO दे आर कमिंग टुगेदर, ब्रिक्स दे आर कमिंग टुगेदर। इस वजह से ये कहना कि इसलिए फिर वो इसी बात पर आएंगे, इंडिया इज प्रेफरिंग द पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। इसे ये कहना कि हम केवल अमेरिका के साथ आ गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर इंडो पैसिफिक क्वाड केवल एक मामला होता तो SCO तो अलग है, ब्रिक्स में तो अमेरिका नहीं है, ब्रिक्स में अमेरिका नहीं है। इस वजह से इंडिया ज्यादा बैलेंसिंग पॉलिसी अपना रहा है। और रसिया के जो हमारे सहयोग हैं रसिया से, इसी कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट, इसी कहते हैं प्रैग्मेटिक। इन रसिया से हम सुखोई क्यों खरीदेंगे जब वही सुखोई चाइना को मिल रहा है। तो हम रसिया से संबंध तोड़ने के बजाय उससे बेहतर मार्केट में जाएं, अमेरिका से खरीद लिया। और हमें पता है कि जैसे कभी अंडमान निकोबार जो रसियन एयरक्राफ्ट था वो जा रहा था, क्रैश कर गया। अब हमें उसके बहाने हमें क्या चाहिए, अगर मैं अपाचे इज मोर क्वालिटेटिव, हरकुलिस, ग्लोब मास्टर एंड सी गार्डियन जो ड्रोन है वो रसिया के पास नहीं है, अमेरिका के पास है। बात सीधी सी है, जब मार्केट में जाएंगे चीप एंड बेस्ट देखेंगे या विचारधारा देखेंगे, चीप एंड बेस्ट। दैट इज नोन एज ए प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिक है। और रसिया क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने भी बता दिया, डिफेंस के कारण, सारी बातें।
तो ऐसा अगर आप कहते हैं फिर निष्कर्ष निकाल के देंगे कि ना दोनों एक अलाइन हो गए हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इसमें हर्षचंद्र की बात करिए, सी राजा मोहन की बात करिए, तो आप यही बात करते हैं, दैट इज ए प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगला इसमें एक दो स्कॉलर को कोट कर लीजिए। हमने अनुराधा चनोय की बात पहले ही की थी, तो उन्होंने सीधा माना कि नहीं, इट्स फ्रेगमेंटिक रिलेशन, अभी के रिलेशन कोल्ड वॉर वाले नहीं है। अब आप देखेंगे, इसलिए आप याद रखिए, आईआर का उत्तर लिखने में पॉइंट्स कितने आते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आप देखिए कितने मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ही पॉइंट का हम विस्तार नहीं करते, क्योंकि एक पॉइंट का विस्तार करेंगे फिर तो एक ही बात में आ जाएगा। तो नाउ रिलेशंस आर मोर प्रेगमेटिक, तो हम बड़ी प्रेगमेटिक दुनिया में है। और प्रेगमेटिक केसेस में एक दो स्कॉलर के नाम लिख लीजिए। पहला तो सी राजा मोहन का कहना है सी राजा मोहन का मानना है। और देखिए एक बार हो सकता है कि आपको पॉइंट्स में, अच्छा कुछ लोगों को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है क्या, आप तो सोचेंगे यार हमने तो पॉइंट्स बता दिया, हमसे पूछे लिखने में समस्या आ रही है। तो हो सकता है कि दो बार आए, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, दो बार, एक बार बिगड़ेगा, दो बार, तीसरी चौथी बार तो आ ही जाएगा। बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक बार, ऐसा नहीं कि पहली बार आ जाता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। सिस्टमेटिक तरीके से बैलेंस भी हुआ है, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन एक दो बार लिखना पड़ेगा। एक दो बार तो यकीन मानिए लोगों ने 50-50 बार लिखे हैं लोगों ने। हमें तो बस सफल लोग दिखते हैं ना, परिणाम के बाद दिखते हैं। मैंने तो लोगों को परिणाम के पहले भी देखा, किसने कितना हार्ड वर्क किया। ऐसा नहीं होता, बहुत ही लोग हार्ड वर्क करते हैं। कुछ लोग कम भी मेहनत पे चीजें पा जाते हैं, लेकिन हार्ड वर्क तो दोस्तों जितना आप करेंगे उतना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक कहानी हर जगह। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जिस भी क्षेत्र में प्रैक्टिस करेंगे, मोबाइल बजाने में उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, घों घों करने में उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। कई लोग कई लोग देखते हैं मोबाइल से गेम ऐसे से, मैं प्रयास भी करके ऐसा नहीं कर सकता, तो दे आर मास्टर इन दैट, क्योंकि रोज ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कई लोग दोनों हाथों से टाइप करते हैं, मेरा एक पहले मैं देखता हूँ ए बी ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर सी ढूंढ रहा हूँ, उसमें मेरी मास्टरी नहीं है। डिपेंड करता है आप पे, जिस पे प्रैक्टिस करेंगे उसी में परफेक्ट होंगे। कोई फार्मूला नहीं है दोस्तों, कुछ चीजों में हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, अब करना पड़ेगा। ये क्या लिखा आपने? सी राजा मोहन का मत है कि वर्तमान विश्व में संबंधों का आधार प्रैग्मेटिक और यथार्थवादी होना चाहिए। Relations in this present world should be more pragmatic and realistic rather than ideological. ये pragmatic और यथार्थवादी होने चाहिए। सब बैग हटा लो, सब बैग हटा लो, यहाँ से जितने बैग है सबके हटा दो बैग। वो बैग जो चेयर पर रखा है उसको पहले हटाओ, और जरा बाहर जाकर चेक करो उसमें किसका मोबाइल है, जब्त कर लेना, देना मत, उसको कहीं नीलाम करके किसी बच्चे को दे दो। क्या? कोई बात नहीं है, कहाँ। और जरा बाहर लेकर चेक करो किसके बैग में, और रख लेना मोबाइल। वो जरा बैग दो, तो उसको दो, किसके बैग दो, किसके, कोई बात नहीं, बैग दे दो, सब बैग दो, सब बैग दे दो, सब बैग ले जाओ, सबका चेक करो, मोबाइल जब्त कर लो आज।
और उनको पेरेंट्स को लिखो कि सब लिखे, मोबाइल सब जब्त कर लो, फिर पेरेंट्स को लिखो। अब मैं नहीं बोलूंगा, सारे पेरेंट्स आपको बताएंगे। भाई देखिए, अगला, अभी तुमने बैग क्यों पकड़ रखा है? दो भाई, नहीं नहीं, सब बाहर करो। क्या आवाज आगे से आ रही है? नहीं नहीं, अरे अरे यार, पार्लियामेंट मत बनाओ। लेकिन आवाज तो आगे से आ रही, पीछे थोड़ी आ रही है। नहीं, इतनी पास की आवाज पीछे से आ रही है आप लोगों को? नहीं नहीं, पीछे से नहीं आ रही है, आवाज आगे से आ रही है। अगला, अब अजीब सी बात है, आवाज आगे से आ रही है, लेकिन लड़कों का बैग, लड़के लड़की बात तो थोड़ी है इसमें। ये बताओ, देयर इज इररिस्पॉन्सिबल, उनको डिफेंस करे, गलत बात है। तुम भी तो वही बात बोल रही हो, तुम भी तो नहीं गलत हो। नहीं 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 नहीं, यू शुड नॉट स्पीक। नहीं, ये तुम्हारा बोलने का तरीका ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, द वे यू आर टॉकिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप जिस टोन में बात कर रहे हो ये ठीक नहीं है किसी के लिए भी, पूरे क्लास में। पूरे देखो, हमेशा हम तो लड़कियों को ऐसे फेवर करते हैं, लेकिन यू शुड बी पोलाइट, यू शुड नॉट बी एरोगेंट। और हम देखो, कभी भी आप जीवन में जाओ तो आप ऑफिसर बन जाओगे, आपको लगता है डांट पे बैठा दो, ठांस के बैठा दो, ना फंस जाओगे। ये दिस इज नॉट एटीट्यूड। आपको भाई, मैं भी तो आपको बोल रहा हूँ, मैं ही थोड़ी करूँ क्लास से बाहर चले जाओ, मतलब यू शुड बी पोलाइट। तुम कहो मत, तुम कहते कहने वाले कौन होती हो? नो नो, आई एम, नहीं नहीं नहीं, अगर तुम भी बोल रहे, तुम भी तो रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज यू आर नॉट जज। यू शुड, भाई वो बोल रहे हैं, तुमने बोल दिया, बराबर हो गई, तो तुम बिला वजह नेता बन रही हो, मुझसे बोलो ना। नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं है। एक बार मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी तो फिर नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सी राजा मोहन, यार देखो, सीधा होने का मतलब क्या होता है? आप लोग ऐसे क्लास में बिहेव करोगे, दिस इज रॉन्ग। नहीं, और ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। अगर आप कोई आपके साथ पोलाइटली बिहेव करता है, यू आर स्पीकिंग दैट लैंग्वेज, तो आपके भविष्य के लिए बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो भाई मुझे तो बताना पड़ेगा फिर। पहला पॉइंट लिखो, क्या लिखा आपने? हाँ, क्या लिखा आपने? यथार्थवादियों के अनुसार, यथार्थवादियों के अनुसार क्या लिखा आपने? प्रैग्मेटिक और यथार्थवादी होना चाहिए, इसलिए प्रैग्मेटिक और यथार्थवादी होना चाहिए, इसलिए भारत रूस संबंधों को, इससे भारत रूस संबंधों को चीन, पाकिस्तान या अमेरिका के, भारत रूस संबंधों को चीन, पाकिस्तान या अमेरिकी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। भारत रूस संबंधों को चीन, अमेरिकी या पाकिस्तान के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसलिए हम देखेंगे प्रैग्मेटिज्म क्या है। इट शुड बी व्यूड ऑन द बायलैटरल, आपस में देखे जाए, बायलैटरल देखे जाए कि हमारे रसिया के कॉमन पॉइंट क्या है, सब कॉमन पॉइंट क्या है, बजाय कि हम भारत रसिया संबंधों को अमेरिका के हिसाब से देखें, चाइना के हिसाब से देखें, पाकिस्तान के हिसाब से देखें। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो सी राजा मोहन ने बहुत ठीक बात कही है। अब जरा देखिए, इसमें RIC क्या है?
रसिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी क्या है? ग्लाइडिंग है। अगर देखें रसिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल, अब जो अगला है रसिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल, तो आपको बता दें कि जब भी, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग एज ऑफ कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, अभी हम शीत युद्ध के बाद की दुनिया में है, और शीत युद्ध के बाद की दुनिया में ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है कि अलायंस है, मिलिट्री पार्टनरशिप है। अब इस ट्रायंगल को ऐसा न देखा जाए कि जैसे नाटो का विचार है, ऐसा नहीं है। तो रसिया है, इंडिया है, चाइना है, बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं जो कॉमन हो, सहयोग के मुद्दे हो, वहां पे हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसे कई बार कहा जाता है ट्रायंगल कहाँ पे? कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के विषय पे। अब जरा देखें किस मुद्दे पे ट्रायंगल होगा, इसकी क्या वास्तविकता है, बनेगा नहीं बनेगा। तो इंडिया, रसिया, चाइना के अप्रोच को देखें तो पहला, अगर इंडिया, रसिया, चाइना के इस पूरे मुद्दे को देखें तो कहां कहां कोऑपरेशन होगा, कहां कहां कॉमन पॉइंट होंगे और कहां कहां पे डिसएग्रीमेंट है। तो पहला, आखिर में ये कॉमन पॉइंट कहां से आ रहा है? पहला जरा देखा जाए कि तीनों के बीच में व्हाट इज द कॉमन पॉइंट्स या व्हाट इज शेयर इंटरेस्ट। कॉमन पॉइंट के बजाय व्हाट इज द साझा हित क्या है? भारत, रसिया एंड चाइना के बीच में व्हाट आर द शेयर्ड इंटरेस्ट। साझा हित क्या है? तभी तो इंडिया, रसिया, चाइना के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है। और जब हम साझा हित की बात करते हैं तब देखो तीनों मिलकर किन किन पॉइंट से साझे हैं, तीनों के दृष्टिकोण कहां कहां पे साझे है, कहां कहां पे डिफरेंस पैदा करते हैं। तो पहला देखेंगे कि दे वांट टू मेक स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। तो पहला हो जाता है अफगानिस्तान में स्थायित्व बनाना तीनों की जिम्मेदारी है। क्योंकि अफगानिस्तान में, अब अगर विश्लेषण की बात करें, इसी बात को अगर एनालिसिस को आप देखेंगे, हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आएगी तो फॉर रसिया इट इज चेचनिया। चेचनिया क्षेत्र का नाम है, चेचनिया प्रोविंस है, रसियन प्रोविंस है चेचनिया। अगर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आएगी तो दैट विल अफेक्ट टू चेचनिया और दैट इज रसिया, CHENY। अफगानिस्तान प्रॉब्लम आएगी, पहले चेचनिया इंपैक्ट करेगा। दूसरा, अफगानिस्तान में जब भी रेडिकलाइजेशन होगा, आतंकवाद होगा, तो दैट विल इंपैक्ट चाइना टू। ये चाइना को इंपैक्ट करेगा, सिंकियांग में चाइना को इंपैक्ट करेगा, और इंडिया को दैट इज इन कश्मीर। तो दे वांट टू मेक स्टेबल अफगानिस्तान। अब आप देखेंगे कि अगर यहां पे अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आएगी, वो चेचनिया को प्रॉब्लम करेगी, इसलिए अफगानिस्तान में देयर मस्ट बी अ डेमोक्रेटिक स्टेबल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो चेचनिया में प्रॉब्लम आएगी, रसिया को इंपैक्ट करेगा। चाइना की प्रॉब्लम सिंकियांग में, इंडिया कहां इंपैक्ट करेगा? कश्मीर में। इसलिए मानते हैं कि अफगानिस्तान स्टेबल होना चाहिए, ये कॉमन पॉइंट है। दूसरा देखेंगे, क्या करें? अफगानिस्तान में स्थिरता का पहला पॉइंट है। चेचनिया में पहले से ही अलगाववाद की मांग चल रही है, रसिया में। तो यही तीन कारण थे कि इस पर प्रभावित करेगा। चेचनिया में पहले से अलगाववाद की मांग चल रही है 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही। और संयोग की बात है, सब जगह ISIS, अल कायदा, इनका प्रभाव बढ़ रहा है। तो अगर अफगानिस्तान में तालिबान का डोमिनेंस होगा तो यहां पे भी, और संयोग की बात है तीनों जगह एक ही किस्म की समस्या है और तीनों जगह धार्मिक आधार पर संघर्ष चल रहे हैं। तीनों जगह माइनॉरिटीज में मुस्लिम से, मतलब माइनॉरिटीज में तो नहीं है लेकिन
तीनों जगह वो एक ही मांग है कि इस्लामी आधार पर राज्य बनाया जाए, हम इनसे अलग होंगे। तो बेसिक डिमांड एक जैसी है और इनके आपस में संबंध है। इसी आज आप देखेंगे आतंकवाद कोई नई समस्या नहीं है। व्हाट इज न्यू इन टेररिज्म? द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ टेररिज्म। जो आतंकवाद का वैश्विक प्रभाव है वो दुनिया में बुरा है, आतंकवाद समस्या नहीं है। दूसरी बात आप देखेंगे, यानी पहला अफगानिस्तान में अभी ये स्पष्ट है, ये तो साझा इंटरेस्ट है। दूसरा इनके शेयर्ड इंटरेस्ट क्या है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है रिफॉर्मिंग द ग्लोबल गवर्नेंस। यहां पर इनके शेयर्ड इंटरेस्ट है। अब ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? WTO, यानी वैश्विक शासन को बेहतर करना। तो अब देखेंगे पर्यावरण की वार्ता हो गई, WTO की वार्ता हो गई, इन सब चीजों पे इनके लगभग साझे दृष्टिकोण है। ये मानते हैं नहीं UN रिफॉर्म, यद्यप थोड़ा सा इंडिया चाइना का थोड़ा तो मामला है, और WTO या खास तौर पे UN रिफॉर्म पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। लेकिन नाउ द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय IMF, वर्ल्ड बैंक, उसके लोग खिलाफ जा रहे हैं। अब देखेंगे पूरा दुनिया में, इसलिए तो ब्रिक्स विकास बैंक आया है। ब्रिक्स विकास बैंक इज अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ IMF। आपने किताब में पढ़ा ब्रिक्स विकास बैंक के बारे में? इसे याद रखिए, हमारे यहां कभी भी ऐसा नहीं कि ब्रिक्स विकास बैंक से एग्जामिनर सवाल पूछ लेगा। एग्जामिनर से इंफॉर्मेटिव सवाल कभी नहीं पूछेगा, उसका एप्लीकेशन पूछेगा। तो बेसिक बात उसको पता है, कहीं भी उसको यूज कर दीजिए। लिखने का तरीका ऐसा होता है, क्योंकि सीधी बात आपसे नहीं पूछेगा वो। इसलिए ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म किया जाए तो पूरी दुनिया तो IMF, वर्ल्ड बैंक डोमिनेट कर रहा है। और अब देखेंगे IMF में अभी भी कोटा यूरोपीय देशों का ज्यादा है, जबकि दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है। सेकंड लार्जेस्ट कोटा IMF में चाइना का नहीं है। IMF में चाइना का सेकंड लार्जेस्ट कोटा नहीं है। इस वजह से ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म की बातें हैं, जैसे कि टेररिज्म के मुद्दे पर अलग अलग मानकों का प्रयोग होता है। भाई अमेरिका के खिलाफ टेररिज्म हो गया तो टेररिज्म, बाकी आतंकवाद के बारे में कोई डिफिनेशन नहीं है। तो ऐसे मुद्दों पर भी इनके अप्रोच है। और अब देखेंगे कुछ मुद्दे पर ये मानते हैं कि दुनिया में इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए। जैसे अब देखेंगे ईरान के मुद्दे पर देखेंगे जो अमेरिका का अप्रोच है। ईरान है, सीरिया है, ईरान, सीरिया, पैलेस्टीन, फिलिस्तीन के मुद्दे पर, या वेनेजुएला। तो ये मानते हैं कि राज्यों में आंतरिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी दुनिया में स्टेबिलिटी होना चाहिए। हर शक्तिशाली राज्य दूसरे के मामलों में आंतरिक हस्तक्षेप करेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये ब्रिक्स विकास बैंक के मुद्दे पे सहयोग कर रहे हैं, और फिर SCO में कोऑपरेशन है, दे आर इन G20, सो दे आर हैविंग द मल्टीलेटरल फोरम। ये ब्रिक्स में है, SCO में है, G20 है। अब देखिए एक ही इंफॉर्मेशन 10 जगह यूज होती है। अब एक बार हमने SCO पढ़ लिया किताब से कि SCO के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। SCO सीधे पूछा जाएगा, इसमें डाउट है, लेकिन जहां सेंट्रल एशिया की बात आएगी, रसिया की बात आएगी, वहां किसका यूज होगा? SCO का यूज होगा। तो फिर वहां प्रभाव आएगा। इसलिए अब देखेंगे ईरान, सीरिया, पैलेस्टीन, वेनेजुएला, ब्रिक्स, SCO, G20, ये सारे मुद्दे हैं जहां पे दे आर हैविंग कॉमन व्यूज एंड एक्सप्रेशन। तो जब कभी आपको आ जाए कि रसिया, इंडिया और चाइना, तो आप देखेंगे यहां पे इनके कॉमन अप्रोचेज हैं, यहां पे कॉमन अप्रोचेज हैं। अब UN में थोड़ा सा UN को हटा सकते हैं, क्योंकि UN में चाइना इज नॉट सपोर्टिंग इंडिया स्टैंड, और यहां तक कि इस समय तो अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना रहा है, एंड बोथ आर इवन स्पीकिंग फॉर अ मोर स्ट्रॉन्ग WTO। क्लाइमेट चेंज की वार्ताएं, इन पे ऐसा लगता है साझा वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। पहला मामला ये हो गया। लेकिन अब सवाल देखें कहां प्रॉब्लम है, क्योंकि एनालिसिस में आपको प्रॉब्लम पे भी आना है। कोई भी सहयोग आ जाए और आपने केवल सहयोग की बात को देखा, तो दूसरी साइड पे जरूर देखें। जैसे कल किसी ने आंसर लिख के मुझे दिखाया भी था, मैंने बताया भी था इस बात को कि इंडिया चाइना के बीच में आर्थिक सहयोग का आलोचनात्मक परीक्षण करिए।
आर्थिक सहयोग के मामले पर आलोचना का मतलब है विवाद के मुद्दे पर जरूर आएंगे आप। इसलिए एक बार एक आईएएस मेंस में सवाल पूछा गया है, क्या भारत और चीन के बीच बढ़ता व्यापार सीमा विवाद को हल कर देगा? तो दो अप्रोच है, कुछ लोग कहते हैं हो भी सकता है, यथार्थवादी कहते हैं नहीं होगा, उदारवादी कहते हैं प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों बात को आप लिखेंगे। इस वजह से ये कोऑपरेशन है। लेकिन अब आप देखेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम, इस ट्रायंगल में प्रॉब्लम क्या है और इंडिया का अप्रोच कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस ट्रायंगल। और हमेशा आप याद रखिए आईआर में हमारे पास इंफॉर्मेशन न्यूमरस है, इन कैसे इनको बैलेंस करके लिखा जाए, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। इंफॉर्मेशन का हमारे पास पूरा भंडार होता है, कैसे सिस्टमेटिक बातें आ जाए, सारा पॉइंट आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाए, दैट इज चैलेंज। तो राइट। अब दूसरी बात है प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहां पे है। पहला, ये पूरा ट्रायंगल रसिया इस ट्रायंगल को एंटी अमेरिकन के रूप में यूज कर रहा है या यूज करना चाहता है। रसिया वांट यूटिलाइज दिस ट्रायंगल इन एंटी अमेरिका। और देखिए पढ़ने फिर तरीका आपको बता दें, जैसे G20 पढ़ी है, तो G20 में केवल इंफॉर्मेशन नहीं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बना, महत्व क्या है, हमेशा ध्यान उस पर जाना चाहिए। अब ये नहीं कि बस लिख रहे हैं आईएमएफ से कैसे कंपेयर करें, G7 कैसे अलग है, विकासशील देशों की भूमिका क्या है, कैसे विकास G7 अध्ययन तरीका ये होना चाहिए। सीधा नहीं कि G20 लिखा नंबर कितने हैं, मेंबर कितने हैं, दैट इज वेरी फैक्चुअल स्टडी, वो एग्जाम में लिखने काम नहीं आएगी। तो हमेशा इस पर ध्यान रहे। तो रसिया, आप जानते हैं रसिया और अमेरिका के बीच तो संबंध खराब है, तो रसिया वांट टू यूटिलाइज दिस फोरम एज एंटी यूएस मैकेनिज्म। दूसरा, चाइना और यूएस के बीच ट्रेड वार मचा हुआ है। चाइना यूएस के बीच ट्रेड वॉर है। अब ये आवाज आगे से आ रही है पीछे से, कहां से आ रही है, बस आप लोग बताओ। उधर से आ रही है ना? कोई बात नहीं, आप लोग चेक करवाने से परे हो, थैंक्स अलॉट। चलो लिखो इधर भाई। अब छोड़ दो, अब उस चक्कर में पूरी क्लास हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। चेक करवाते हैं, मैं पुलिस हूं क्या या सिक्योरिटी गार्ड? चेक करवाओ। आप लोग इतने बड़े हो, क्या चेक करवाऊं मैं, क्या क्या चेक करवाऊं बताओ दोस्तों, क्या क्या चेक करूं मैं? अभी इसमें तो नहीं बज रहा है। नहीं, ये तो कनेक्शन के लिए इसमें मोबाइल का नेटवर्क दे रखा गया इसलिए है, बाकी अब हो सकता है इससे भी आ रही हो, वी कांट डिनाई इसे। अभी चेक कर लेंगे, हो तो इसी से आ रही हो, क्योंकि उसको हमने मैच दिखाने के लिए आज यूज किया है, बाकी मोबाइल क्या करें। अरे भाई ये बताओ, गलती तो किसी से हो सकती है ना, सिर्फ गलती मेरी होगी मैं मानूंगा उसको? हमेशा पे देखो, गलती किसी से हो सकती है, अगर मेरी गलती मैं मानू, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं मेरा नहीं बज रहा था, मेरा बज रहा था, बताऊंगा बज रहा था, ऐसे मैं थोड़ी कहूंगा आपसे। अगला, वैसे देखो मैं कभी क्लास में मोबाइल लेके नहीं आता, आज ये मेरा मोबाइल नहीं है, ये ऑफिस का मोबाइल है और कनेक्शन के लिए लैपटॉप में रखा है मैप दिखाने के लिए, तो मैं तो ऐसे मोबाइल लेके आता नहीं। हो सकता है बज रहा होगा, मैं अभी वेरीफाई कर लूंगा, अगर बज रहा होगा फिर तो मैं कहूंगा कि मेरा ये भी बज रहा है, इसमें थोड़ा को ब्लेम करूंगा। अगला, चाइना यूएसएन, चाइना इसके बीच में क्या है, ट्रेड वार है। अब आप देखेंगे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, न ही रसिया अमेरिका खुले रूप में आगे जाना चाहता है और न ही चाइना आगे जाना चाहता है, क्योंकि चाइना और रसिया, चाइना और
अमेरिका के बीच में तो $600 बिलियन का व्यापार है, लेकिन फिर भी इनका ओरिएंटेशन थोड़ा सा है एंटी यूएस, क्योंकि अभी तो अमेरिका को लगता है कि चाइना सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ले लेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो जाएगा और आने वाले समय में अमेरिका को ही पीछे कर देगा। तो दिस विजिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड यूएस, विजिबल कॉन्फ्लिक्ट है। और तीसरा, अब सवाल है इंडिया का क्या देखा जाए। प्रॉब्लम अगला है, इसे अगर ट्रायंगल जैसा इश्यू आ जाए और इसको आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप जरा सोच के देखिए कितना एनालिटिकल उत्तर होता है, इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, हर डायमेंशन आपको आ जाएगा। अब जरा इंडिया को देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3 है, इंडिया की प्रॉब्लम यूएस से नहीं है, चाइना से, एंड दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। इसलिए फॉर इंडिया, इंडिया विल नेवर यूटिलाइज दिस फोरम फॉर बैलेंसिंग यूएस। भाई हमारा तो यूएस के साथ ना अच्छा रिलेशन है, तो हम सवाल है कि अमेरिका का विरोध करेंगे, अपना स्ट्रेटेजिक स्पेस बढ़ाएंगे, अपने ऑप्शंस बढ़ाएंगे, अपनी बार्गेनिंग करने की क्षमता बढ़ाएंगे। कैसे? अगर अमेरिका थोड़ा सा भी हमें कहेगा कि भाई यहां छूट नहीं दे रहे, हम कह जा रहे हैं रशिया के पास जाओ, 2-3 दोस्त रखने का फायदा क्या है? अगर एक दोस्त हमारी बात नहीं माना, दूसरे के पास मैं जा रहा हूं, जाओ देख लेना तुम। इसलिए अब अगला है, ये प्रॉब्लम है। इसे इंडिया का ऑप्शन क्या है? लास्ट हेडिंग 3 पार्ट आपको लिखना है। रशिया इंडिया चाइना जाए तो ये पार्ट लिख दिया आपने, ये लिख दिया। तीसरा क्या लिखेंगे? और उसी में सी राजा मोहन या किसी का एक का एग्जाम्पल लिख दिया किसी स्कॉलर का। अच्छा, तीसरा क्या लिखेंगे? अब देखिए इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी क्या लिखेंगे? फिर वही मल्टी अलाइनमेंट आ गई, मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी, या इसको सुहासिनी हैदर ने नाम दिया है, नाम लिख सकते हैं मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, जिसे सुहासिनी हैदर ने इशू बेस्ड अलाइनमेंट का नाम दिया है। दैट इज सेड बाय सुहासिनी हैदर एज ए इशू बेस्ड अलायंस। सुहासिनी हैदर ने इसे इशू बेस्ड अलाइनमेंट के रूप में व्यक्त किया। मल्टी अलाइनमेंट और इशू बेस्ड अलाइनमेंट, इसका सीधा सा मतलब है, तुम्हारा फोन तो नहीं इस पे है क्या वाइब्रेशन पे? जरा चेक करो इसको, वाइब्रेशन पे नहीं है, चेक करो। मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, इसलिए इंडिया एक तरफ ट्रायंगल पे है, दूसरी तरफ किस पे है? दूसरी तरफ किस पे है? क्वाड। क्वाड दूसरी तरफ किस पे है? इंडो पैसिफिक। क्वाड है, इंडो पैसिफिक है, और तीसरी तरफ है जापान, अमेरिका एंड इंडिया। दैट इज अ पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। दूसरी तरफ जापान, इंडिया एंड अमेरिका। इसलिए अब आप देखेंगे, अब ध्यान में ही रखने की बात है, अब जरा सोच के देखिए, जब क्वाड आ जाए, जब इंडो पैसिफिक आ जाए, तो क्या इस मुद्दे पर आएंगे कि नहीं? एससीओ को लिखेंगे नहीं लिखेंगे? यही लिखने का तरीका है। जब आपको आ जाए कि क्या इंडिया अब अमेरिका के साथ बिल्कुल आ गया है, जय के साथ आ गया है, तो फिर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ऐसा कोल्ड वॉर में ये अमेरिका और जापान इंडिया एक साथ होगा? कहीं नहीं। इंडिया ऑल्सो हैविंग विद एससीओ एंड ब्रिक्स टू। ये पूछा जाए तो उसको लेकर आएंगे, वो पूछा जाए तो तभी तो पूरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का अप्रोच क्लियर होगा। एंड दैट इज अ प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। प्रोएक्टिव, तो ये बेसिक टर्म फॉरेन पॉलिसी क्या है? प्रैग्मेटिक, प्रोएक्टिव। अच्छा, प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? कुछ लोग होते हैं
शांति से बैठे रहेंगे, कोई बोलेगा तो बोल देंगे। अच्छा, कई कई लोग बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कभी यात्रा करते रहिए, कभी यात्रा करते रहिए, कुछ लोग एकदम तन के बैठे होते, आपसे बोलेंगे नहीं। कई लोगों को लगता है कि बोल देंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा, मुस्कुरा देंगे तो कोई हल्का समझ लेगा। कई बार ऐसा हुआ। अच्छा, मैं तो आईआर का स्टूडेंट हूं, मैं शुरुआत करता हूं बातचीत की। हर आदमी से कुछ कुछ सीखा जा सकता है। तो प्रोएक्टिव क्या मतलब है? ढूंढ ढूंढ के दोस्ती करना। और रिएक्टिव का मतलब है कोई बोलेगा तो बोल दूंगा, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलूंगा। इसलिए प्रोएक्टिव दोस्ती ढूंढ, ये प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी है। यानी कोई हमारे घर आएगा तब आऊंगा या उसके घर बिना बुलाए जाऊंगा। इसे अच्छा, कई कई लोग रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कई लोगों ने मैंने पूछा उसकी शादी भी क्यों नहीं गया, मेरे घर नहीं आया था मैं क्यों जाऊं। दोस्तों, मुझे कोई निमंत्रण मिल जाए तो मैं ये क्राइटेरिया नहीं देखता, क्योंकि शादी में जाने के कई फायदे हैं। नाग नागिन बनने का एक्स्ट्रा फायदा, मिठाई मिलेगी, नाग नागिन बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, कुछ लोगों कार्यक्रम सेट होते हैं, उनका दूल्हा से मतलब दुल्हन से मतलब है, 2 टैक लिए नाग नागिन बने, आराम से चलिए। अगर सोच के देखिए शादी ब्याह में गए तो क्या फायदा, अगर वो नहीं आया तो बेवकूफ था, मैं गया सारा फायदा, नए दोस्त मिले, मिठाई अलग से मिली, खाना अच्छा मिला, डांस करने नाग नागिन का मौका 5वां, शादी अटेंड करने के 5 फायदे हैं। और हमने क्या सोची, ये प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी है। इसलिए इसे कहते हैं प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी। हम ये जोड़ के नहीं करेंगे कि ये आए हुआ है, सबका साथ, सबके साथ। इंडिया किसके साथ है? अब यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यही पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट है। और अच्छा है, सबके साथ क्यों है? आप याद रखिए, के सुब्रमण्यम ने बड़ी अच्छी बात की, लिख लीजिए। के सुब्रमण्यम का मतलब है एस जयशंकर के पिताजी। इस समय जो विदेश मंत्री है उनके पिता एस जयशंकर के सुब्रमण्यम। माना जाता है कि भारतीय विदेश नीति में यथार्थवादी के डेवलपमेंट में के सुब्रमण्यम का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ही वॉज रियलिस्ट। के सुब्रमण्यम ने क्या कहा? पहला, भारतीय विदेश नीति के संबंध में टिप्पणी करते हुए भारतीय विदेश नीति के संबंध में टिप्पणी करते हुए के सुब्रमण्यम ने कहा, के सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत एक महाशक्ति है। इंडिया इज ए मेजर पावर। भारत एक महाशक्ति है, इसलिए। अच्छा, के सुब्रमण्यम है, एसपी वाले सुब्रमण्यम नहीं है। उन्हें टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत एक महाशक्ति है, इसलिए किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं हो सकता। इंडिया कैन नेबर बिकम ए कैंप फॉलोअर। कैंप फॉलोअर अंडरलाइन। भारत एक महाशक्ति है, इसलिए भी किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं हो सकता। तो अब सीरीज यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अब ये इंडिया, रसिया, चाइना ट्रायंगल। अच्छा, अब इन चीजों को लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं, जैसा आप कहिए, हमें लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें लिखवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई सब कुछ दिया तो ही है, बस उसको अरेंज करना है आपको। इंडिया रसिया इतना ही, दैट इज ऑल अबाउट इंडिया रसिया। क्या? अरे भाई, ट्रायंगल ट्रेड वार है तो चाइना हमेशा यूएस को पीछे रखना चाहेगी, यूएस चाइना को पीछे कर रहा है। अभी सीधी सी बात है, जब विरोध कर रहे हैं तो ट्रायंगल नहीं प्रभावित होगा। मेनली है कि आप विरोध कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट एंटी यूएस है। तो ट्रायंगल का मतलब आपस में कोऑपरेशन है कि एंटी यूएस है? व्हाट इज कोऑपरेशन? और कई लोग तो ये कहते हैं। अच्छा, हर्ष पंत ने क्या कहा, लिख लीजिए।
और एक बात आप याद रखिए, एनालिसिस इज प्राइमरी। अगर आपको कोई नाम भूल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मत लिखिएगा, एनालिसिस इज ऑलवेज प्राइमरी। तो देखिए, हर स्पंद का मत है कि इन देशों के आपस में मतभेद ज्यादा है। और विशेष तौर पर इंडिया चाइना, इन देशों के आपस में मतभेद ज्यादा है। इससे थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अब जैसे सुहासिनी हैदर ने क्या कहा, इशू बेस्ड अलाइनमेंट। इशू का मतलब है, ठीक है, उस ट्रायंगल में हम वहां तक रहेंगे जहां तक मामला है। तो हम इस ट्रायंगल में रहने का मतलब है अमेरिका का विरोध करें या अपने हितों को पूरा करें। इसके बारे में मुचकुंद दुबे की टिप्पणी है, देख लीजिए। जितना कोटेशन चाहे मैं लिखवा दे दूंगा, नहीं याद हो तो उसमें बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, मुचकुंद दुबे ने, ये प्रोफेसर भी थे, बाद में फॉरेन सेक्रेटरी भी हुए। तो मुचकुंद, मुचकुंद का मतलब कृष्ण होता है। मुचकुंद दुबे ने भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में लिखते हुए कहा, भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में लिखते हुए कहा कि भारत का उद्देश्य अमेरिका विरोध नहीं होना चाहिए। भारत अमेरिकी संबंधों के बारे में लिखते हुए कहा कि भारत का उद्देश्य अमेरिका विरोध नहीं होना चाहिए। इंडिया's policy should not be anti-America. भारत का उद्देश्य अमेरिका विरोध नहीं होना चाहिए, अपितु अपने हितों की पूर्ति होनी चाहिए। अमेरिका विरोध नहीं होना चाहिए, अपितु अपने हितों की पूर्ति होनी चाहिए। Even the fulfillment of our interest is more important than anti-America. और सच पूछिए फॉरेन पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है। अब ये नहीं कि हम फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं दूसरे के विरोध के लिए, अपना फायदा पहला इंटरेस्ट है। अमेरिका इतना शक्तिशाली है, हम क्यों उसका विरोध करें? इसे ट्रायंगल में जाने का पर्पज हमारा तो बिल्कुल पर्पज नहीं। अमेरिका विरोध, हाँ, अब इनके पर्पज क्या है ये अपना तय करें। इंडिया, रसिया, इतना ही है। अब जरा देखिए, अब हम थोड़ा ट्रेंड चेंज करेंगे क्योंकि महाशक्ति अमेरिका देखने के बजाय, जापान देखने के बजाय थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करेंगे, फिर हम पड़ोस में आएंगे। क्योंकि बार बार महाशक्तियों की बात आएंगे तो एक ही फिर आएगी, यही अमेरिका में जाएंगे फिर यही बात रिपीट होगी। अब कोई ध्यान से पढ़ के देखिएगा, अमेरिका लेंगे, चाइना रसिया की बात करनी पड़ेगी, चाइना रसिया की बात आप आएंगे, अमेरिका की बात करनी, जापान की बात करेंगे, चाइना के बाद जापान, सब वही घूम के आता है। जापान में आएंगे तभी इंडो पैसिफिक क्वाड, जापान के साथ भी सारी बात आ जाएगी। ये बात है कि नहीं? तो फॉरेन पॉलिसी में रिपीटिशन खूब होता है कि ग्लोबल सिचुएशन लगभग एक जैसी है। अगला, इससे थोड़ा हम पड़ोस पर आएंगे कि थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाए। तो अगला हेडिंग है, अब आप सिलेबस खोलिए, पड़ोस में लिखा क्या है अब देखिए। सिलेबस खोलिए, बैग में है तो सिलेबस मैं बताता हूं। सिलेबस आपको मैं बताता हूं। एक टॉपिक देखिए कहां लिखा है, दक्षिण एशिया में सहयोग और संघर्ष, लिखा है नहीं लिखा है आपको? कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। अब वो ध्यान से अब देखिए कौन सा टॉपिक नंबर है। अभी अब देखेंगे, लिखा हुआ है दक्षिण एशिया में सहयोग संघर्ष। और ये भी याद दिला दें, जब आपको कहीं लिख देगा नेम की पॉलिसी की बात लिख दें, गुट निरपेक्षता, तो गुट निरपेक्षता को लिखते हुए कहां पाएंगे? इधर मल्टी अलाइनमेंट, एक ही बात हर जगह आती है।
अब एक टॉपिक बहुत ध्यान से आप देखेंगे, हमारे सिलेबस में ये नहीं लिखा गया कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत मालदीव, ये शब्द का प्रयोग नहीं है। यानी पड़ोसी देशों के नाम नहीं लिखे गए हैं, बल्कि पश्चिम एशिया में इजराइल जैसे छोटे देश का नाम लिख दिया गया है। लेकिन दक्षिण एशिया में किसी देश का नाम नहीं लिखा गया। अच्छा, ऐसा क्यों लिया गया है? सिलेबस को आप देखिए, एक तरफ लिखा गया इंडिया, यूएस, इंडिया, चाइना, इन देशों के नाम लिखे गए हैं, रसिया, जापान, और दूसरा है इंडिया, अफ्रीका, इंडिया, लैटिन अमेरिका, लूक ईस्ट और साउथ एशिया। ऐसा सिलेबस क्यों दिया गया है? सिलेबस ऐसा क्यों दिया गया है? भाई कहीं किसी देश का नाम है और कहीं पूरा रीजन है, इसका मतलब है लूक ईस्ट में हमें एक एक देश की बात नहीं पढ़नी, पूरा देश। ऐसा क्यों है? एक इंडिया अफ्रीका लिखा हुआ है, इंडिया में अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, सारों को एक साथ अध्ययन करना है। सिलेबस में ऐसा क्यों है? तो मैं बार बार कहता हूं, सिलेबस को एक बार देखिए, 2 बार देखिए। जब सिलेबस को देखेंगे तब सिलेबस को देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, तब पूरा स्टडी होता है कि अच्छा इस नेचर का सवाल पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो ये बात तय होती है। नहीं तो फिर मामला अस्पष्ट होकर कुछ भी पढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वही पढ़ लिया, लेकिन वैसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, क्यों ऐसा लिखा गया? कुछ गेस किया आपने, क्यों ऐसा लिखा गया? इसको हटा दें, बताइए क्यों ऐसा लिखा गया है? क्या ऐसा क्यों है बताइए, तब मैं समझ पाऊं कि आपने सिलेबस को अच्छे समझ लिया है। और सिलेबस अच्छे समझेंगे तब आपको क्वेश्चन पेपर की बात समझ में आएगी, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। तो आपको याद दिला दें, साउथ एशिया की बात जब करते हैं ना, देखिए इंडिया महाशक्ति है क्या कोई छोटा देश है? इसलिए अब एग्जामिनर आपसे भारत भूटान संबंध क्या पूछेगा? भारत भूटान में, भारत मालदीव, अरे हाथी चींटी के बीच क्या संबंध होगा? निबंध आ जाए, हाथी चींटी के बीच संबंध लिखो, कहीं पूछा जाएगा? इसे याद रखिए, क्योंकि इंडिया एक महाशक्ति है, तो जहां पे महाशक्ति वाला मामला आएगा वहां पे हम बड़े बड़े देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध पढ़ेंगे, बाकी पूरा ग्रुप में पढ़ लेंगे। और साउथ एशिया तो वैसा है, सारे देशों को मिला दीजिए, हमारे सारे पड़ोसी को मिला दीजिए चीन के अलावा, उनकी जनसंख्या, भूभाग, इकोनॉमी को 3-4 से गुणा करिए, उसके बाद हमारे बराबर नहीं हो पाते। भूटान 3 लाख की आबादी, देश है, गांव है। अब क्या समझ सकते हैं एग्जाम, भारत भूटान संबंध बताओ, अरे नहीं पूछा जाएगा यार भारत भूटान। लेकिन आप देखेंगे पूरे सिलेबस में वो ध्यान से देखेंगे, एक ही देश, इसलिए हमारा इंडिया वेस्ट एशिया, लेकिन पूरे सिलेबस में एक ही देश ऐसा है जो इतने छोटे आकार का है, उसका नाम लिखा गया है इजराइल। कौन कह रहा है? जापान। भाई जापान तो बड़ा है, जापान की आबादी 10-12 करोड़ है। इजराइल की आबादी 80 लाख। यानी बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा क्यों है? एक ऐसा देश है इतने छोटे आकार का, इंडिया इजराइल, ऐसा क्यों दे दिया गया? उसका कारण आगे आपको बता देंगे। लेकिन अगला है साउथ एशिया, इसलिए साउथ एशिया की बात हम करते हैं। एक एक देश की बात एग्जाम में नहीं पूछ रहा है आपसे, लेकिन अगर हम साउथ एशिया को होलिस्टिकली समझ जाएंगे, एक एक देश का मामला अपने आप में समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए क्या पूरा सिलेबस में पूरी की बात के लिखेगी, आप दे दो। अब देखेंगे कि पूरा लिखा हुआ है, इंडिया एंड साउथ एशिया, भारत दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग, सार्क दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार, भारत की पूर्व के देखो की नीति, क्षेत्रीय सहयोग की बाधाएं, बाधा में है नदी जल विवाद, अवैध सीमा उत्प्रवास, निर्याती द्वंद्व, सीमा विवाद। और अब क्वेश्चन पेपर को कभी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पेपर का डायमेंशन इन्हीं पार्ट में केंद्रित होता है। और क्वेश्चन पेपर का भी आप देखिएगा तो पहला क्या है? साउथ एशिया।
दक्षिण एशिया। इन्हीं जरा देखें कि दक्षिण एशिया कैसा रीजन है, दक्षिण एशिया में संघर्ष के मूल कारण क्या है, कहां पे सहयोग पाया जाता है। तो वी विल एनालाइज द न्यूमरस पॉइंट्स इन साउथ एशिया, कि हम देखेंगे दक्षिण एशिया का मामला क्या है, क्या विवाद के मूल कारण है। तो अगर हम दक्षिण एशिया में देखेंगे तो पहला जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है? इंडिया। साउथ एशिया में जो सबसे बड़ा देश है वो इंडिया है। दूसरा बड़ा कौन देश है? पाकिस्तान। तीसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश है। चौथा है श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। और कोई छूट तो नहीं रहे? म्यांमार इज इन साउथ एशिया, पड़ोसी में है वो, म्यांमार साउथ एशिया में नहीं है। वैसे अफगानिस्तान साउथ एशिया में, दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अफगानिस्तान साउथ एशिया में है। अब ये देखिए, ये साउथ एशिया के देश हैं, यहां पे इनका है। अब जरा देखिए इंडिया के साथ साउथ एशिया के देशों का। अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 130 करोड़। पाकिस्तान 19-20। बांग्लादेश 17-18। श्रीलंका 2.5। नेपाल 2.5, उसमें 50 लाख तो इंडिया में ही रहते हैं। भूटान कितना है? 3 लाख। 3 लाख। मालदीव कितना है? 5 से 6 लाख। अफगानिस्तान 2 करोड़। और म्यांमार की भी आबादी भी 2.5 करोड़ है। म्यांमार की आबादी 2.5 करोड़ है। तो म्यांमार की एक बार चेक कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे ये साउथ एशिया के देश है। आप जरा सोच के देखिए, इंडिया से कोई कंपेरिजन है क्या? इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया तो कह रहा है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अप्रोच करेंगे। बाकी देशों की इकोनॉमी को आप देखेंगे तो ऐसा मामला नहीं है। ज्योग्राफिकल मामले में, साइज के मामले में इंडिया का इन देशों के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता। लेकिन सच माने यही पड़ोसी का महत्व ज्यादा हो जाता है। वो ध्यान देने की बात है। जो जो फॉरेन पॉलिसी लिखते समय बात हम ध्यान देते हैं, जैसे पहला, हमारा अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अप्रोच है। अब बताइए, सभी देशों के साथ संबंध एक जैसा बनाना चाहिए, अलग अलग बनाना चाहिए, अलग अलग है? अगर सोच के देखो। दूसरी बात है, क्या साउथ एशिया में महाशक्तियों का कोई हस्तक्षेप है या नहीं है? साउथ एशिया में इंडिया क्या है? इंडिया एक मेजर पावर है, एक महाशक्ति है। बाकी क्षेत्रीय शक्तियां हैं, और पाकिस्तान तो क्षेत्रीय शक्ति है, उसके बाद तो कोई शक्ति है ये भी कहना कठिन है। देश ज्यादा है, पावर सेंटर नहीं है। इंडिया इज अ ग्रेट पावर। और एक खास बात है, ये तो सब रीजनल है, इनका प्रभाव रीजन तक है। लेकिन देयर आर सम रिलेशन ऑफ एक्स्ट्रा रीजनल पावर। कई ऐसे देश हैं जो कि क्षेत्र के नहीं है, वो महाशक्तियां हैं या ग्रेट पावर्स हैं, उनका भी इंटरफेरेंस साउथ एशिया में होता है। और खासतौर पर आज की डेट में सबसे बड़ा प्रभाव साउथ एशिया में किसका है? चाइना का। लेकिन आप जानते हैं यूएस और अमेरिका और यूरोप तो हमेशा ही पूरी दुनिया में होते हैं।
तो यूरोपीय देश भी साउथ एशियाई देशों को काफी आर्थिक सहायता देते हैं और अमेरिका उसमें मेजर देश है। अमेरिका तो वैश्विक शक्ति, उसका प्रभाव पूरी दुनिया में है। और अमेरिका के बाद अगर कोई आता है जापान, जापान भी बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता विकासशील देशों को देता है। उसके बाद तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये सभी यूरोपीय देश आते हैं। तो दे आर रीजनल पावर विच आर हैविंग देयर सम आर मोर स्टेक्स इन साउथ एशिया। तो क्षेत्रातीत शक्तियां हैं, वो महाशक्तियां हैं जिनका प्रभाव साउथ एशिया में पड़ता है। और खास तौर पे देखेंगे अमेरिका से में साउथ एशिया में प्रॉब्लम है नहीं, जापान से प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम है। दूसरा एंगल देखिए, जब हम साउथ एशिया में देखते हैं ये इंडिया, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का मतलब क्या है? यहां कोई संबंध ही नहीं है। और फॉरेन पॉलिसी में बात कही जाती है और ये पॉलिटिक्स में बात कही जाती है कि एक जगह पॉलिटिक्स नहीं चल पाता, एक जगह पॉलिटिक्स नहीं चल पाता। पहला ये है जहां केवल सहयोग हो और राम राज्य जैसी परिस्थिति हो, जहां केवल देयर विल बी सिचुएशन लाइक राम राज्य, तो वहां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आवश्यकता नहीं है भाई, वहां पॉलिटिक्स सही नहीं है। और जहां केवल विवाद है वहां पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। यानी पॉलिटिक्स की परिभाषा क्या है? पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पॉलिटिक्स क्या है? संघर्षों का समाधान ही पॉलिटिक्स है। संघर्षों का समाधान राजनीति है। ये पाकिस्तान के साथ हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। एक बार हमने बता दिया था, फिर यहां बात आएगी। तो पाकिस्तान के साथ क्या है? वर्चुअली वी डोंट हैव एनी रिलेशन विद पाकिस्तान। तो एमएस राजन ने इस बात को कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों का प्रबंध ही कठिन है। संबंध की बात तो छोड़ दीजिए, एक पॉइंट में लिख लीजिए कि एमएस राजन ने, एमएस इट्स नॉट महेंद्र सिंह, एमएस राजन ने पाकिस्तान के साथ संबंध की व्याख्या करते हुए कहा, संबंध की व्याख्या करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों का प्रबंध ही कठिन है। यानी मैनेजमेंट ऑफ रिलेशन इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैनेजमेंट ऑफ रिलेशंस ऑलमोस्ट वेरी मच डिफिकल्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों का तो प्रबंध ही बहुत कठिन है। सो वी आर फेसिंग काइंड ऑफ क्राइसिस, हाउ वी वांट टू मेक द रिलेशन। अभी एक एक्सट्रीम पे है। दूसरा, जब हम भूटान के साथ आते हैं, ओ माय गॉड, दिस एवर ग्रीन सैंड, हनीमून। भूटान के साथ क्या रिलेशन है? यहां तो एकदम अपोजिट। भारत पाकिस्तान और भारत भूटान बिल्कुल अपोजिट सीमा पे खड़े हैं। भूटान के साथ क्या है? ओनली कॉपरेशन। भूटान हमारे अलावा और किसी को देखता ही नहीं दोस्तों। और सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? जो केवल हमें देखे, केवल हमसे बात करे, दूसरे की तरफ देखे ही ना दोस्तों, न दूसरे से कोई संपर्क रखे, उसके नंबर में केवल मेरा व्हाट्सएप नंबर हो। दैट इज अ ट्रू रिलेशन। तो आप देखिए, भूटान वैसा दोस्त है, भूटान का हमारे अलावा किसी के साथ संबंध ही नहीं है दोस्तों। ओ माय गॉड, दिस इज द वन ऑफ द एवर ग्रीन पार्टनरशिप विद भूटान। तो भूटान के साथ क्या है? सदाबहार, फ्रेंडली, एवर ग्रीन पार्टनरशिप। भूटान साथ एवर ग्रीन पार्टनरशिप है।
इस समय ओ माय गॉड। अच्छा, बाकी चीज अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। जैसे बाकी में होता है कि कहीं सरकार आ गई, कहीं अभी मालदीव में सोली सरकार जैसे आई, नाउ वी आर अगेन इंटरिंग इनटू फेज ऑफ बेटर रिलेशन। अभी तो मालदीव के साथ अच्छा है, अभी मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, हसीना, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल रिलेशन। हसीना इज ए स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर और हसीना बांग्लादेश की चौथी बार पीएम बनी। अभी पिछला चुनाव हुआ है और मोदी हसीना के बीच संबंध दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसका मतलब है दूसरी कैटेगरी में कौन आएगा, यानी कुछ देशों के साथ हमारे संबंध अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ओवरऑल इट्स वेरी गुड। अप्स एंड डाउन्स है, इसमें अप्स एंड डाउन्स कौन है? अब देखिए श्रीलंका, नेपाल में थोड़ा, नेपाल में ओली है तो ओली इज मोर प्रो चाइना इन कंपेरिजन टू इंडिया। ओली की थोड़ी बात है, लेकिन अभी आप देखेंगे तीसरी श्रेणी कौन है? पहली श्रेणी ये हो गया, मैनेजमेंट ही कठिन है। पाकिस्तान तो कॉम्प्लेक्स श्रेणी में है, मैनेज ही नहीं हो रहा है, कब कहां पे भाग जाएगा, हमला कर देगा, प्रॉब्लम कर देगा। दूसरी क्या है? कोई चिंता नहीं है दोस्तों। इसलिए मोदी इज प्लानिंग टू हिज सेकेंड विजिट टू भूटान। मोदी प्रधानमंत्री बने, उनकी पहली यात्रा कहां हुई? भूटान। और याद रखिए 26 जनवरी के दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त ऐसा होना चाहिए कि हम बुलाएं और धन्य से चलाए दोस्त, वो दोस्त है। जैसे पिछली बार क्या था, जब हम 26 जनवरी के मौके पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को बुलाने का प्लान था, तो हमें पता था कि ओबामा हो सकता ना कह दें। इस तरह के जीवन में कई ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन नहीं, हमेशा विकल्पों खोल के रखिए। और उस व्यक्ति ने आईआर बिल्कुल नहीं पढ़ा, एक नहीं तो कोई नहीं, बेकार की बात है, एक नहीं तो कोई नहीं। कोई भी चीज हो, यू मस्ट हैव मल्टीपल ऑप्शन। प्रैग्मेटिक व्यक्ति का लक्षण यही है। फिर उसमें भावनात्मक होने की अपेक्षा नहीं होती। अब सवाल है, एक नहीं मिला, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा। अच्छा, कोई हमें छोड़ के चला गया तो हम भी दूसरे ऑप्शन पर बताए, दिल तोड़ के बैठ जाए, वो बेवफाई कर गया, ऐसा, अरे वो कर गया तो हम भी करेंगे। ये सब दिल लगी वाली बात नहीं है। बी रेशनल इन आईआर। जब तक किसी संबंधों को उपयोगिता है, इट्स ओके। उपयोगिता खत्म, संबंध, देयर इज नथिंग लाइक सात जन्मों का संबंध, नॉट एट ऑल ना। संबंध ऐसा होना चाहिए दोस्तों। और एक बात याद रखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यू नो द नेम ऑफ शशि थरूर। देखिए, ये ही इज अ ट्रूली डिप्लोमेट। वो आईआर जीवन में जीते हैं। बेटे की विवाह करने की उम्र में खुद ही दूल्हा बन रहे हैं, और अभी तो चौथी शादी करने के मूड में थे। वही अंतिम मामला फंसा हुआ है, अभी सुनंदा पुष्कर का मामला भी सेटल हुआ नहीं, इसलिए तो अभी तो उनके सब लाइन ओपन है। इज डिप्लोमेट। और दोस्तों हम लोग क्या है, अब हम नहीं बताएंगे। अब अगला पॉइंट है, ये है दूसरा, तीसरी श्रेणी। विषय को ध्यान रखिए, ये बता रहे हैं पहले, एग्जाम्पल इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो पहला ये दूसरी श्रेणी में, तीसरी श्रेणी में, तीसरी श्रेणी में क्या है? बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, जिनके साथ फिलहाल संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, मोबाइल पीछे से बज रहा है, ये देख लिया ना आपने। अब मैं इसके आगे बात नहीं करूंगा, अब लिख लो। बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, ये अब इधर ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दिए तो बजने दीजिए दोस्तों। आज बजाई लो, आज बजाई लो आज। तो बांग्लादेश, अब इधर ध्यान दीजिए यार, फिर कमाल की बात है, संडे को क्लास हो रही तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लीजिए। बजने दो, कोई बात, इधर ध्यान दो, बजे तक। बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान, ये ऐसे देश है जिनके साथ हमारे ओवरऑल रिलेशन इट्स गुड।
लेकिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहता है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। बाकी के साथ भी श्रीलंका, नेपाल, इनके साथ भी देखिए नेपाल का 70% ट्रेड हमारे यहाँ से है। हिमालय देयर, ओली के आ जाने से चीजें बदल जाएंगी ऐसा नहीं है, ओली के आने से चीजें नहीं बदलेंगी, लेकिन अभी भी भारत और इन देशों के बीच में रिलेशन अच्छे हैं। तो भारत और पड़ोसी देशों के बीच संबंध आप 3 श्रेणी बांट सकते हैं। लेकिन अगला पॉइंट है, पूरे साउथ एशिया में हमारे संबंध कैसे होने चाहिए पहला, और दूसरी बात है एक और आधार पर चीजों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा कैसे हो सकता है? दूसरा पड़ोसी के साथ संबंध क्लासिफाई करने का पहला आधार, ये 3 कैटेगरी हो गई। जब ओवरऑल पड़ोसी की बात आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगला देखेंगे कि भारत और पड़ोसी के बीच संबंधों को क्लासिफाई करने का एक और आधार है। अगला, एक और आधार कैसे है? पहला, जो पड़ोसी ऐसे हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए सीरियस थ्रेट पैदा करते हैं, और उसमें कौन सा पड़ोसी है, यानी पड़ोसी को एक ऐसे आधार पर डिवाइड कर सकते हैं